दोस्तों नमस्कार। आज हम देखते हैं कि राज्यपाल औपचारिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान होती है, व्याख्या करें। ये फुल क्वेश्चन नहीं आता है ऐसे करके, ये फुल क्वेश्चन नहीं आता। आपका क्वेश्चन का ये पार्ट हो सकता है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा आता है और उसमें आपका ये एक छोटा सा खंड होगा और इसका समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट का आंसर देना होता है। कोई भी पार्ट आप छोड़ देंगे तो उसमें फुल मार्क्स आपको मिलता नहीं है। तो ये देखते हैं कि राज्यपाल जो होता है औपचारिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान होता है, इसकी व्याख्या करें कि कैसे राज्यपाल औपचारिक प्रधान होता है, ये देख लेते हैं। तो देखिए कि जैसे केंद्र में संसदीय शासन की स्थापना किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया है और संसदीय शासन में ये होता है कि वास्तविक स्थिति मंत्रिपरिषद के पास होता है। वास्तविक शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास होता है और राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है। उसी प्रकार राज्य में भी संविधान द्वारा संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की स्थापना किया गया है और जहां संसदीय शासन की स्थापना किया जाएगा वहां पर मंत्रिपरिषद जो होगा विधायिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा और विधायिका के निम्न सदन के प्रति जो उत्तरदायी होगा, जिसको जवाब देना है, उसके पास वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। तो मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक शक्ति होता है और राज्यपाल जो होता है ये संवैधानिक प्रधान हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया कि मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है। तो इस प्रकार जो राज्यपाल कार्य करेगा, राज्यपाल अपनी शक्ति को निर्वहन करेगा, तो उसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगा उसकी सहायता और सलाह से अपना कार्य का निर्वहन करेगा, अपनी शक्तियों का पालन करेगा। और अब इसमें देखते हैं कि संविधान में जो है क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। अब संविधान में क्या लिखा हुआ है इसके लिए इसको आप देख लीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। कार्यपालिका शक्तियां जो है, कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित किया गया है। कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित किया गया है। तो ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा संपन्न होंगे। ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछता है और मेंस में भी लिखना होता है। ये राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियों को निहित किया गया है जो स्वयं अपने द्वारा करेंगे या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होगा। और अनुच्छेद 163 में दिया हुआ है कि अपने विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा, जो राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है उसके अलावा जो भी कार्य होगा वह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के सलाह से ही होगा। वो अपने मन से नहीं कर सकते हैं, या जो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री जो सलाह देगा उसे रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं उस मामले में। तो अनुच्छेद 163 इस पर बाइंडिंग है कि अब वो विवेकाधिकार वाले कार्यों के अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर कार्य करेंगे। और तीसरा अनुच्छेद 164 है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदारी होगी। तो ये तीनों अनुच्छेद जो है ये एक भूमिका निभाता है और राज्यपाल को बाइंड करता है कि आप संवैधानिक रूप से प्रधान बने रहिए। हम देख रहे हैं कि राज्यपाल का संविधान में क्या क्या दिया गया है अनुच्छेद 163, 164, 154 में। अब हम देखते हैं कि सिर्फ यदि कहते हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रधान है, यदि हम कहते कि सिर्फ संवैधानिक प्रधान है,
इससे आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल को बहुत ज़्यादा दायित्व दिया गया है। जितना राष्ट्रपति को दायित्व नहीं दिया गया है उतना राज्यपाल को दिया गया है। तो जब हम एक पैराग्राफ में यहाँ संवैधानिक प्रधान की व्याख्या करते हैं, उसके बाद हमको ये फैक्ट अगर डालते हैं तो आपका उत्तर बहुत सारगर्भित हो जाता है। जैसे उसके बाद हम लिखेंगे कि राज्य शासन में राज्यपाल का स्थान सबसे अधिक सम्मानित है, सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि उसे बहुत ज्यादा दायित्व दिया गया होता है। राज्य शासन में राज्यपाल का स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष भी होता है। वह निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला हो तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिमंडल के बीच जो भी मतभेद चल रहे हैं उसे समाप्त भी करने का प्रयास कर सकता है। राज्य शासन को सुगम, सुचारू और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल का स्थान बहुत महत्व का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, राज्यपाल केवल संवैधानिक अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि वह संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण, जनता की सेवा और कल्याण का दायित्व भी होता है। उसके बाद आप इतना लिखने के बाद कुछ स्वविवेकीय अधिकार भी लिख सकते हैं। कुछ स्वविवेकीय अधिकार भी लिख सकते हैं जिसमें कि जो मंत्रिपरिषद द्वारा विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है और वह जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है, राज्यपाल उस पर साइन करे तो वो कानून बनता है। और कहीं भी संविधान में राज्यपाल को बाइंडिंग नहीं किया गया है कि वह हस्ताक्षर करेगा ही करेगा। वह राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के यहाँ भेजने के लिए उस प्रस्ताव को, उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, अपने पास आरक्षित रख सकता है और वह राष्ट्रपति को भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति के पास वह प्रस्ताव चला जाता है तो वह उसका अंतिम अधिकार राष्ट्रपति को होता है। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करे तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। इस तरह राज्यपाल सिर्फ औपचारिक प्रधान या संवैधानिक प्रधान नहीं होता है, बल्कि उसे संवैधानिक प्रधान से अधिक शक्ति दिया गया है। इस तरह से आप निष्कर्ष लिख करके क्वेश्चन को संपूर्ण करेंगे। थैंक यू।